नमस्कार, स्वागत है आपका सतेंद्री.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपकी पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, एक छोटी सी गुजारिश कि स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत बनाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसे लिंक क्लिक करें और सत्य हिंदी का सदस्य बने। और अगर गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए। अब बात करते हैं आज के एजेंडा की। तमिलनाडु, पुदुचेरी, असम, केरला, पश्चिम बंगाल, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर चुनावी हवा गर्म हो गई है। और चुनावी हवा गर्म होते होते ही एक बार फिर से चुनावी बॉन्ड्स यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खबरें फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। और इसका कारण यह है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की एनजीओ ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। और उस याचिका में उन्होंने कहा है कि अगर चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो फिर क्योंकि ये पांचों राज्य में चुनाव हैं तो शेल कंपनीज यानी कि फर्जी कंपनीज के जरिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे जाएंगे। अब यहां पर आपको ये बात बताना जरूरी है कि मशहूर लॉयर और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने वित्त अधिनियम 2017 के उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने याचिका दायर किया था कि जो भी डोनर है या जो भी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है तो उसके नाम का डिस्क्लोजर नहीं होता है और उसके नाम का खुलासा नहीं होता है। उन्होंने इस बात को लेकर चुनौती दी थी। तो अब एडीआर का कहना है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपने इस याचिका में कहा है कि जब तक प्रशांत भूषण की वो याचिका पेंडिंग है, जब तक वो लंबित है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए और उसको लेकर कोई नया विंडो नहीं खोलना चाहिए। अगर एग्जैक्टली उस पिटिशन में एडीआर ने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के बताती हूं। उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट चंदे के लिए असीमित दरवाजे खोल दिए हैं। देशी ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनीज पार्टी को चंदा दे सकती हैं, जिससे देश के लोकतंत्र पर गंभीर असर पड़ सकती है। देखिए 2016 और 17 में सरकार ने 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए कानून में, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टियों को हिंदुस्तान के बाहर से और बड़ी बड़ी कंपनियों से अज्ञात तरीके से शेल कंपनियों के द्वारा पैसे लेने की अनुमति दी गई। और उसका एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट लाया गया जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन और रिजर्व बैंक दोनों ने बोला था कि ये बहुत गलत चीज लाई जा रही है। इससे बहुत ज्यादा काला धन शेल कंपनियों के थ्रू पॉलिटिकल पार्टियों में दिया जाएगा और ये घूस वगैरह भी दी जाएगी। लेकिन फिर भी ये लाया गया और इसके आने के बाद भाजपा को, रूलिंग पार्टी जो थी, कई हजार करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिले, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड में अभी तक जितना पैसा आया है उसका अधिकतर पैसा सिर्फ एक पार्टी यानी भाजपा को दिया गया है जी। तो हम लोग ये कहते रहे हैं, हम लोगों ने पिटीशन फाइल करी थी कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टॉर्ट करेगा, ये ब्लैक मनी को और इंकरेज करेगा। तो उसकी सुनवाई अभी तक लंबित है और वो हर बार जब चुनाव होते हैं तो फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर दिए जाते हैं। अब भी इशू करे जा रहे हैं इन चुनाव के पहले जो 5 राज्यों में हो रहे हैं। तो हम लोगों ने अब फिर से एप्लीकेशन फाइल करिए कि इसकी सुनवाई करिए और इन पर रोक लगाइए। अब आइए समझते हैं कि ये चुनावी बॉन्ड्स क्या हैं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि वित्तीय साधन है। काफी कुछ सिमिलर है प्रॉमिसरी नोट के जैसा, और बिल्कुल जैसे एक बेरर चेक होता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इस्तेमाल है वो भी एक बेरर चेक की तरह ही होता है। यानी कि जो पार्टी इसे बैंक में जमा करेगी उसी के खाते में ये पैसा जमा होगा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको 1,000 रुपए के मिलते हैं, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के लिए जा सकते हैं। एसबीआई की कुछ चुनिंदा शाखाएं हैं जहां से आप इन्हें खरीद सकते हैं। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेगा या कोई भी कंपनी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड लेगी तो उस व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं होगा, किस पार्टी को उसने बॉन्ड दिया है
उसका भी उल्लेख नहीं होगा। और इसी को लेकर बार बार जो आरोप लगते हैं वो यही आरोप लगते हैं कि ये जो चुनावी बॉन्ड्स हैं ये पारदर्शिता का खुलेआम उल्लंघन करते हैं और इसको बिल्कुल लेजिटिमाइज कर दिया गया है, लीगली इसको एक लीगल जामा पहना दिया गया। इसको लेकर बार बार ये बातें उठी हैं। अब रही बात ये कि कुछ विश्व के ऐसे देश हैं जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, वहां पर कोई भी व्यक्ति या कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है तो उसके डिटेल्स को सार्वजनिक किया जाता है। लेकिन भारत के जनप्रतिनिधि कानून की जो धारा 29C है उसके अनुसार 20,000 से ज्यादा चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। ये इस नियम में लिखा हुआ है, इस कानून में लिखा हुआ है। लेकिन अगर वित्तीय अधिनियम 2017 के क्लॉज 135 और 136 की हम बात करें तो उसके तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बाहर कर दिया गया है। यहां पर एक लीगल प्रोविजन दे दिया गया है जिसके तहत आपने कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है तो उसका उल्लेख नहीं किया जाएगा। अब पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव आयोग को दिए गए अपने हिसाब किताब में, क्योंकि आपको पता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव आयोग को अपना हिसाब किताब देती हैं, तो उस हिसाब किताब से भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बाहर रखा गया है। अब असल में जो भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं पर सत्ता में होती है उनको भी थोड़े पैसे मिल जाते हैं इसके जरिए, लेकिन अधिकतर पैसे तो भाजपा को ही मिल रहे हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी बीच बीच में उठाती हैं, लेकिन बहुत जोर की नहीं उठाती। देखिए, जहां तक ये चुनावी बॉन्ड्स का प्रश्न आया है तो ये सबको मालूम है कि इस देश में जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो आए हैं इससे केवल और केवल पूरे राष्ट्र भर में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को और चंदा आता नहीं है। 95% इसमें जितना भी इस देश में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आया है पैसा, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को पैसा आया है। इसी पैसे के थ्रू ये पूरे अपना जो है एक 5 स्टार इन्होंने जो है लेवल का अपना ऑफिस बना लिया है दिल्ली में। इसी बॉन्ड्स के तहत जो है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किससे पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो हमारे समय में जब भी कुछ होता था तो कम से कम कुछ एक ट्रांसपेरेंसी का मॉडल रहता था। इससे कहीं ना कहीं जो एक मुझे लगता है कि ये रिश्वतखोरी का एक दबे शब्दों में कहा जाए तो एक वो उसको बढ़ावा मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मॉडल पेश होना चाहिए कि जिससे ट्रांसपेरेंसी हो, और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि वो उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आए और इसी बॉन्ड्स के थ्रू वो एक देश की क्या विश्व की सबसे पैसे वाली पार्टी बन गई है और उसी पैसे के धन के बल पर जो है लगातार चुनाव लड़ते हैं और धन के अपने धन्ना प्रमुखों के बल पर जो है चुनाव में पैसा का खुला खेल खेल के चुनाव जीतने में कामयाबी हो रहे हैं। एक और आरोप जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर हमेशा लगता है कि किस तरीके से काले धन को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसको लेजिटिमाइज किया गया है कुछ कानून में फेरबदल करके। अब आपको बताते हैं कि कंपनीज एक्ट धारा 182 के तहत कोई भी कंपनी अपने सालाना मुनाफे का 7.5% से अधिक चंदा नहीं दे सकती, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इससे भी बाहर रखा गया है। यानी कि एक और ये ऐसा प्रावधान है जिसके जरिए कंपनी उससे ज्यादा यानी कि 7.5% से ज्यादा चंदा दे सकती है। अब इसका नतीजा क्या है कि बेनामी या शेल कंपनीज के जरिए पैसे दिए जाते हैं और जाहिर सी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पूरा पैसा है वो काले धन से आता है और जो बेनामी कंपनीज हैं उनके पास काला धन काफी भारी संख्या में होता है। तो इस काले धन को फिर चंदे के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा सकता है और इसका किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक और जो कानून है जिसमें कि थोड़े से चेंजेस किए गए वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। उसमें भी यह बदलाव किया गया कि जिन भारतीय कंपनियों में विदेशी कंपनीज का बहुमत शेयर है वो आसानी से पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकती हैं। इसके मायने ये हैं कि विदेशी कंपनीज अपने तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को प्रभावित कर सकती हैं, अपने हिसाब से किसी पॉलिसी को मोड़ सकती हैं और विदेशी कॉरपोरेट्स क्या होगा, सरकार पर हावी हो जाएंगे। अब आपको बता दें कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है
चुनावी बॉन्ड्स को लेकर। तो आपको याद होगा कि ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट रिटायर्ड कॉमोडोर लोकेश बत्रा ने आरटीआई फाइल किया था, जिसके बाद हफिंगटन पोस्ट में कई सीरीज ऑफ स्टोरीज आई थी जिसमें कि बिल्कुल ये साफ हो गया था कि केंद्र सरकार ने आरबीआई और चुनाव आयोग के मना करने के बावजूद वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आए थे। यानी कि आरबीआई और चुनाव आयोग दोनों ने सरकार को मना किया था, उनको आगाह किया था, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी की क्या मंशा है। राजनीतिक दलों को और खासकर बीजेपी को गुपचुप पैसे मिलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसका खुलासा भी नहीं होगा। यानी कि बीजेपी ये सब जानती थी और इसके बावजूद वो चुनावी बॉन्ड्स को लेकर आई, ये कहते हुए कि ये तो एक बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म है जिसमें चुनावी भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। लेकिन आपको मैंने ये तमाम बिंदु बताए हैं जिससे कि चुनावी भ्रष्टाचार कम नहीं बल्कि ट्रिपल फोल्ड हो जाता है, यानी कि 4 गुना आगे बढ़ जाएगा और इसका किसी को पता भी नहीं चलेगा। यानी कि आप भ्रष्टाचार करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज भ्रष्टाचारी होंगी, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होंगी, लेकिन इसका किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि इसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। अब रही बात विपक्षी पार्टीज की, तो विपक्षी पार्टीज ने इसका विरोध तो किया है लेकिन पुरजोर तरीके से इसका विरोध नहीं किया है। और उसका कारण क्या है? ये नहीं कि वो चुनावी बॉन्ड्स के खिलाफ है, उनका मेन जो ऑपोजिशन है, जो उनका जो विरोध है वो इस चीज को लेकर है कि ज्यादा पैसे बीजेपी के खाते में आ रहे हैं। एक सर्वे हुआ था और आरटीआई के द्वारा ये भी पता चला कि 95% जो डोनेशंस हैं वो बीजेपी को ही जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो खासकर विपक्षी पार्टीज हैं, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो उनका विरोध इस चीज को लेकर है कि एक ही पार्टी को सारे पैसे क्यों जा रहे हैं, इसलिए इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। तो इसको लेकर ये तमाम बातें विपक्षी पार्टीज की है। लेकिन आपको बता दें कि इसका जो सोल्यूशन है वो पूर्व चुनाव आयोग के जो कमिश्नर थे टीएस कृष्णमूर्ति, तो उन्होंने कहा था कि एक नेशनल इलेक्शन फंड बनाना चाहिए और जहां पर कॉरपोरेट हाउस हो या फिर कोई इंडिविजुअल डोनर हो वो पैसा कंट्रीब्यूट करे और वो 100% टैक्स फ्री हो और जिसे कि ओवरसी करने का काम चुनाव आयोग का होगा और वो जो पैसा है उसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बांटा जाए, या तो काइंड में और या तो कैश में। ये सुझाव टीएस कृष्णमूर्ति ने दिया था, लेकिन उस सुझाव के ऊपर किसी ने कोई बात के बारे में नहीं सोचा। हम बात जरूर करते हैं रिफॉर्म्स की, लेकिन जहां तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं और खासकर जब पॉलिटिकल फंडिंग की बात आती है तो वो पारदर्शिता रहित होता है। यानी कि उसमें हम सिर्फ पारदर्शिता की बातें करते हैं, लेकिन जो पूरा चुनाव है वो सिर्फ पैसे के बल पर ही खेला जाता है और उसको बिल्कुल लेजिटिमाइज किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने। यानी कि ब्लैकमेल को आपने लेजिटिमाइज कर दिया, आपने इस चीज को भी लेजिटिमाइज कर दिया कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी को कोई पॉलिटिकल पार्टी से फेवर चाहिए या सरकार से वो फेवर चाहिए तो वो अगर चुनावी चंदा देती है तो उसके लिए वो फेवर उसे मिल जाएगा सरकार की तरफ से। तो पॉलिटिकल फेवर्स को आपने लेजिटिमाइज किया, ब्लैकमेल को लेजिटिमाइज किया और भ्रष्टाचार को आपने कानूनी जामा पहना दिया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स भ्रष्टाचार कम नहीं करते बल्कि भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा मामला है, इसकी जो पुराना जो पिटीशन था प्रशांत भूषण का, वो उसकी सुनवाई जनवरी 2020 में हुई थी। तो अब एक बार ये जो एडीआर का जो ये पिटीशन है वो एक बार फिर से चुनावी बॉन्ड्स पर स्पॉटलाइट लाता है और एक बार कोर्ट पर फिर से दबाव इससे बनेगा कि कम से कम वो उस पूरे केस की सुनवाई करे। अब कोर्ट क्या कहता है वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि इसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट का क्या मानना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। लेकिन जब तक इस पर सुनवाई नहीं होती है और जब तक इस पर कोई ठोस ऑब्जर्वेशन नहीं आता है तब तक चुनावी खेल पैसे के दम पर ही खेला जाएगा और इसी तरीके से भ्रष्टाचार को चुनावी बॉन्ड्स के द्वारा बढ़ावा मिलता रहेगा। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।